हेलो एवरीवन दोस्तों। हम्म तो हमने दोस्तों जो है मौलिक अधिकार जो है वो कंप्लीट कर लिए थे कल की क्लास में। अब आज दोस्तों जो है ये हम मौलिक अधिकार के अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो करेंगे और फिर उसके बाद अपना एमपीपीएससी में जो ये मौलिक अधिकार टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा। ये मौलिक अधिकार जो है ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो भाग 3 12 से लेके 35 तक हमने सभी मौलिक अधिकार कॉन्सेप्चुअली, फैक्चुअली, लिंक्स के माध्यम से सभी को याद करने का दोस्तों प्रयास किया है। अब आप दोस्तों मुझे पर्सनली या कमेंट्स में जरूर बताना कि इन मौलिक अधिकारों को जब आपने मतलब पढ़ के अब क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, 9522922252 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है हमें मैसेज कर सकते हो कि आपके कितने क्या नंबर आए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो कहां पे है। बेसिक क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, उनका वर्णन जो है ये कहां पर है। 13 से 36, 12 से 35, 15 से 39 या 16 से 40, बताइए। तो आसान है क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा, संविधान के 12 से 35 तक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो मौलिक अधिकारों की बात कौन से भाग में की गई, भाग 3 हो जाएगा। और आर्टिकल की हम बात करें तो आर्टिकल कहां से कहां तक होगा, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हो जाएगा। अब इस आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो है, ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो है, इसमें समानता का अधिकार है। इसमें दोस्तों काय का अधिकार है, समानता का अधिकार हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो समानता का अधिकार है ये कहां से कहां तक है, तो याद रखना 14 से लेके 18 तक। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, 14 से लेके 18 तक हो जाएगा। समानता के बाद आप सभी को ध्यान रखना है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। 19 से लेके 22 तक जो है, 19 से लेके 22 तक जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, 19 से लेके 22 तक जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। फिर हमने जाना था दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 में हो जाएगा। फिर हमने जाना था दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, जो कि 25 से लेके 28 तक हो जाएगा। फिर हमें याद रखना है दोस्तों संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। कौन सा दोस्तों, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट 29 और 30 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमें ध्यान रखना है संवैधानिक उपचार। फिर उसके बाद हमें ध्यान रखना है दोस्तों संवैधानिक उपचार हो जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे मौलिक अधिकार हैं जो कि समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति व शिक्षा और संवैधानिक उपचार 14 से लेके 32 तक। इसमें 12 में परिभाषा है और 13 में विधि है और 33 में आप सभी को पता है ये पुलिस बल, खुफिया एजेंसी के मौलिक अधिकार कम करेंगे। 34 में मार्शल लॉ और 35 में संसद मौलिक अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए कानून बना सकती है, जैसे आर्टिकल 17 से रिलेटेड SC/ST एक्ट बनाया था। ठीक है, तो ये पूरे मौलिक अधिकार हैं जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों से संबंधित असत्य कथन का चुनाव कीजिए। मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है भाग 3 में है। बिल्कुल, मूल संविधान में मौलिक अधिकार दोस्तों 6 थे। मौलिक अधिकारों के विचार को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है और अनुच्छेद 24 जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। देखिए दोस्तों हमने आर्टिकल 23 और 24 दोस्तों यहाँ पे क्या देखा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ मानव का दुर्व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बलात् श्रम, बेगारी नहीं होगा। जबकि आर्टिकल 24 में क्या कहा गया, छोटे बच्चों से, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से ऐसे काम नहीं करवाए जाएंगे जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुके। तो ये सही है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है, अभी बताया भाग 3 में है। और मूल संविधान में मौलिक अधिकार 6 थे, नहीं, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे दोस्तों, 7 थे। वर्तमान में कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो वो 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था, तो याद रखना संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार हो जाएगा जो कि आर्टिकल 19(1) के एफ में या फिर वह आर्टिकल 31 में था, जिसे हमने हटा के 44वां संविधान में संशोधन के माध्यम से, याद रखना 1978 के माध्यम से याद रखना है आपको कि हटा के हमने दोस्तों कहाँ रख दिया था, तो संपत्ति के अधिकार को हटा के जो है ये हमने नॉर्मल भाग 12 भाग 12 के आर्टिकल 300A, भाग 12 के आर्टिकल 300A में हमने इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया था। ठीक है, हमने दोस्तों क्या बना दिया था, इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया था। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। इतना समझ में आ गया? तो हमने इसे दोस्तों क्या बना दिया, एक कानूनी अधिकार बना दिया था। मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 है। 6 कब बने, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मौलिक अधिकारों का दोस्तों प्रमुख उद्देश्य क्या है? फंडामेंटल राइट्स यानी जो मौलिक अधिकार हैं, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या उपयुक्त सभी को। तो मौलिक अधिकारों का सबसे प्रमुख उद्देश्य है पूरी जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति वो स्वतंत्र रूप से आराम से जी सके, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान किस मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून जो है बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? समानता में, स्वतंत्रता में, शोषण के विरुद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं? किस मौलिक अधिकार में कहा गया है? मौलिक अधिकार नंबर 14 में कहा गया है। और 14 किसके तहत आता है? समानता का अधिकार। अभी अभी मैंने बताया 14 से लेके 18 तक दोस्तों क्या है आपका, समानता का अधिकार है। तो आर्टिकल 14 में ये बात हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 14 दोस्तों मैंने पहले तो याद कराया था बेसिक तौर से। 15 अगस्त पे झंडा, यदि मोदी जी आएंगे तो एक दिन पहले कानून की नजर में पूरा शहर में चेकिंग होगी। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 14 दोस्तों क्या कहता है? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता मतलब कानून की नजर में सब समान होंगे, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे कोई भी हो, वो कानून की नजर में समान होगा। और साथ ही साथ विधियों के समान संरक्षण, यानी जैसा व्यक्ति होगा ना उसको संरक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, तो विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है और विधि के समक्ष समता की बात आर्टिकल 14 में की गई। ये हमने दोस्तों कहां से लिया था? यूके से। ये हमने कहां से उठाया था? यूके से। जबकि ये वाला हमने कॉन्सेप्ट जो है ये अमेरिका से उठाया था। ठीक है, ये एक नकारात्मक है और ये सकारात्मक है। यहाँ कानून की नजर में सब समान है, आप तथ्य दो, उसी आधार पर डिसीजन दिया जाएगा। ठीक है, उसी आधार पर डिसीजन दिया जाएगा। यहाँ पे जो न्यायपालिका है वो अपने स्वविवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, जो प्रूफ दिए, जो गवाह है, उसी के आधार पर डिसीजन होगा, इसलिए थोड़ा नकारात्मक है। जबकि यहाँ पर विधियों के समान संरक्षण होगा ना, जैसा व्यक्ति होगा उस अनुसार कानून में उसे संरक्षण दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, वो वकील नहीं कर सकता, तो कानून उसे वकील देगा। ठीक है, इसके अलावा अब उसके पास न्याय चाहिए, वैसे न्याय तो अपने यहाँ फ्री में मिलता है, कानूनी सहायता फ्री में मिलती है। ठीक है, तो याद रखना ये विधियों के समान संरक्षण हो जाएगा। विधियों के समान दोस्तों संरक्षण हो जाएगा। और इसके अलावा ये प्राकृतिक न्याय की बात करता है, जबकि ये याद रखना दोस्तों कृत्रिम न्याय की बात करता है। ठीक है, इसमें न्यायपालिका अपने स्वविवेक का भी यूज कर सकती है कि वास्तविक रूप से ये व्यक्ति निर्दोष है कि नहीं है। हो सकता है किसी प्रेशर में ये काम कर रहा हो। तो ये आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रखना है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता है और ये समानता के अधिकार के तहत आता है। 14 से लेके 18 तक है। 14 में विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 15 में 5 आधारों पे भेदभाव नहीं होगा। कौन से? जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 15 में भी 15 का 1, 15 का 2, 3, 4, 5 और 6 है। ठीक है, वो हम जानेंगे। अब स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी जो है उसकी व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी किस में अंतर्निहित है? बताइए किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में हो जाएगा? तो याद रखना दोस्तों, आर्टिकल 19(1) के ए में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? आर्टिकल 19(1) के ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता है, यानी आप अपनी बात को बोल सकते हो और अभिव्यक्त कर सकते हो किसी भी माध्यम से, यह आपकी आजादी है। और इसी में दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। ठीक है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। आप मीडिया को यह नहीं कह सकते कि आप अपनी बात बोलो या नहीं बोलो, परंतु इसमें यह भी है, यदि कोई भारत की एकता अखंडता से रिलेटेड ऐसी बात रखता है तो ये मौलिक अधिकार आपका छीना जा सकता है आर्टिकल 19 के 2 के तहत। आर्टिकल 19 के 2 के तहत हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, तो ये 19(1) का ए सभी को समझ में आ गया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) का बी क्या कहता है? 19(1) का बी जो है ये क्या कहता है दोस्तों? आप सभा या सम्मेलन कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो दोस्तों? सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, वो भी बिना हथियार के। ऐसा नहीं हथियार लेके कर रहे हो। और इसमें भी दोस्तों राज्य निर्बंधन लगा सकता है, यानी रोक लगा सकता है। इसका मतलब ये पूर्ण आत्यंतिक आर्टिकल नहीं है, पूर्ण निषेध नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी में कि पूर्ण निषेध इनमें से कौन सा आर्टिकल? नहीं, आर्टिकल 24 क्या है? पूर्ण निषेध है या कैसा है? तो आर्टिकल 24 जो है पूर्ण निषेध है। बच्चों पर जो है किसी भी हालत में बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा, मतलब नहीं करवाया जाएगा। ऐसा नहीं इमरजेंसी में करवा रहे हो, ऐसा नहीं कि राज्य कानून बना के करवाने लग जाए, नहीं, मतलब पूर्ण निषेध। इसी तरह आर्टिकल 17 जो है ना वो भी पूर्ण निषेध है। अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी लगी है तो अस्पृश्यता का अंत नहीं होंगे, चलो छुआछूत चालू करते हैं, नहीं, पूर्ण निषेध मतलब पूर्ण आत्यंतिक आर्टिकल है आर्टिकल 17 भी। ठीक है, तो 19(1) का भी सभा का सम्मेलन, परंतु इसको भी आर्टिकल 19 के 3 के तहत राज्य निर्बंधन कर सकता है। और 19(1) का डी में दिल्ली रहने, ये घूमने की आजादी। ठीक है, 19(1) का ई जो है ये रहने की आजादी। और आर्टिकल 19 के 5 के तहत राज्य जो है वो निर्बंधन लगा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक आर्टिकल अच्छे से डिटेल में। अब 19(1) का ए से अरविंद केजरीवाल बोलते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर सम्मेलन करेंगे सभा या सम्मेलन, फिर सी में बनाएंगे संघ। राजनीतिक लोकतंत्र अपन को मिला है ना दोस्तों, तो ये आर्टिकल 19(1) का सी इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति संघ, कंपनी, राजनीतिक पार्टी बना सकता है। और इसे 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत कहा गया कि सहकारी समिति भी बनाई जा सकती है। ठीक है, सहकारी समिति जो है वो भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक एक आर्टिकल मैंने डिटेल में पढ़ाया आपको, एक एक आर्टिकल पे एक एक क्लास हुई है, तो इसलिए यह मत कहना। हाँ, आप जो है यहां पर तो बस ये एमसीक्यू से आपका वापस दोबारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो आर्टिकल 19(1) ए बी सी से संघ, डी दिल्ली में घूमो, आपको पूरे भारत राज्य क्षेत्र में घूमने की आजादी है। ई रहने या बस जाने की आजादी है, पर इसमें भी निर्बंधन है, अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्रों में नहीं रह सकते, वहां अलग उनके नियम कानून है। 19(1) का एफ हटा दिया, 19(1) का जी, कोई भी व्यापार करो, ऑक्यूपेशन करो, ठीक है, प्रोफेशन, ये आपकी स्वतंत्रता है। परंतु इसमें भी राज्य जो है ये 19 के 6वें के तहत जो है 6 के तहत निर्बंध लगा सकता है। पता चले आप व्यापार करने लग जाओ, हम तो हथियार बेचेंगे, नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम 12 वर्ष हो, 14 वर्ष हो। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 24 यह कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से ऐसे काम नहीं करवाए जाएंगे जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुके, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुके। प्रतिबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रतिबंधित क्षेत्र जो है वो कौन कौन से हैं, मैंने बताए थे, बताओ फटाफट। तो प्रतिबंधित क्षेत्रों में आप याद करो दोस्तों, खाने, खदाने, कारखाने और जोखिमपूर्ण कार्य हो जाएंगे, जो कि पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह आर्टिकल 24 कैसा है दोस्तों? आत्यंतिक है, पूर्ण निषेध की बात करता है।
ठीक है, राज्य भी नहीं करवाएगा और कोई निजी व्यक्ति भी नहीं करवाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, तो प्रतिबंधित क्षेत्र हो जाएंगे। अब गैर प्रतिबंधित क्षेत्र कौन से हैं, कहां पे करवा सकते हैं? आप अपना खुद का व्यापार है तो अपने बच्चों को ऐसे काम करवा सकते हो, पर वो भी उनके शारीरिक और मानसिक विकास में ना बाधा हो, उनकी पढ़ाई में बाधा ना हो। कोई कला के क्षेत्र में करा सकते हो, जैसे नाटक वगैरह में देखते हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पढ़ाई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो ये 14 वर्ष से कम, तो कारखाना अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु 14 ना हो जाए, 14 से ज्यादा ना हो जाए। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है? संपत्ति की हानि होती है, अतिरिक्त टैक्स की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी और भाषण की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर क्या है, देख ही रहा है दोस्तों आपको, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट याद रखना है, आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। आत्मा मतलब आत्मा इंपॉर्टेंट होती है, अपने शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या अपना शरीर कोई वैल्यू है, उसकी नश्वर है, शरीर खत्म है, शरीर, आत्मा ही अमर है। इसका मतलब संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को सोच समझ के कहा होगा, क्योंकि संविधान की आत्मा है, यदि यही छिन गई, यही आर्टिकल नहीं हुआ तो संविधान की कोई औचित्य ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको ये मौलिक अधिकार मिले हैं, ठीक है, राज्य के विरुद्ध मिले हैं, संविधान ने दिए हैं। अब मौलिक अधिकार मिले तो हैं, पर राज्य मनमानी कर देता है और फिर हमें अपने अधिकार नहीं मिलते हैं, तो हम कहां जाएंगे? न्यायालय जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत। पर 32 ही नहीं होता तो मौलिक अधिकारों का हनन होता ही रहता, यानी मौलिक अधिकारों का हनन होता, इसका मतलब व्यक्ति के अधिकार जो है वो क्या होते, यानी मनुष्य के अधिकार जो है वो समाप्त हो जाते। अब मनुष्य के अधिकार ही समाप्त हो जाते तो मनुष्य का कोई औचित्य होता? नहीं होता। अब मनुष्य का ही औचित्य नहीं होता तो फिर दोस्तों ये संविधान होता नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों याद रखना, संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने इसीलिए कही गई थी। अब आर्टिकल 32 जो है उसमें 5 प्रकार की रिट की बात की गई। कितने प्रकार की रिट की बात की गई? 5 प्रकार की रिट की बात की गई है। तो 5 प्रकार की जो रेट है ना, उसकी बात इसी आर्टिकल 32 में की गई है। कौन कौन सी है? सबसे पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि आर्टिकल 22 के 2 के तहत, ठीक है, यदि आर्टिकल 22 के 2 के तहत सामान्य दंड विधि में आपको यदि 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं करवाया जाता तो दोस्तों जो है ये सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी नहीं करेगा कि हमारे पास लाओ, मतलब न्यायालय में उपस्थित करवाओ, वो भी सामान्य दंड विधि के तहत, निवारक निरोध के तहत नहीं, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद परमादेश, हम आदेश देते हैं, ऐसा आदेश जो कोई नहीं टाल सकता, ठीक है। इसके बाद प्रतिषेध यानी रोक दो, उत्प्रेषण ऊपर भेजो, ठीक है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये न्यायालय टू न्यायालय है, न्यायालय टू न्यायालय हो जाएगा। प्रतिषेध, उत्प्रेषण और फिर अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रिट है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये वाली पावर दे रखी है। किस किस को दे रखी है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। अब आप कहोगे सर क्या जिला न्यायालय को दे रखी है? नहीं। क्या जिला न्यायालय को दी जा सकती है? बिल्कुल। यदि आप आर्टिकल 32 का सब क्लॉज 3 पढ़ोगे और संसद को लगता है कि हाँ मौलिक अधिकारों का बहुत हनन हो रहा है, ये रिट जो है न्यायालय को, जिला न्यायालय को भी दी जानी चाहिए, तो अधीनस्थ न्यायालयों की भी दी जा सकती है। परंतु वर्तमान में ये 5 रिट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत दे रखी है, ठीक है। जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के कारण ये वाली रिट दे रखी है। आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो आप ये अधिकार मांग सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसमें यह नहीं है कि हाई कोर्ट, जिला न्यायालय में खेल खेलोगे, सीधे जाओ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। निम्नलिखित में से किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, यानी ऐसा सुप्रीम कोर्ट आदेश या हाई कोर्ट 226 के तहत आदेश देता है जिस आदेश को कोई भी नहीं टाल सकता।
यानी ये एक ऐसा आदेश है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना कौन सा आदेश हो जाएगा, तो ये परमादेश हो जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत दे सकता है। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी राज्य में गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहा है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हो, किसी जगह कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, जैसे इंदौर में मान लो, इंदौर में मृत्यु हो गई नर्मदा नदी के दूषित पानी की वजह से। नर्मदा नदी के दूषित पानी की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। इसका मतलब आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, आप अपने प्राणों को बचा सकते हो, आपको देह को बचा सकते हो, ये आपको मौलिक अधिकार दे रखा है। और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का, स्वच्छ हवा स्वच्छ पानी का भी अपना अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। तो इससे हो गई मृत्यु हो गई, तो इसका मतलब ये वाला आर्टिकल 21 छिन गया। अब आप या जनहित याचिका के माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति जो है ये रेट लगाएगा, कहां, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में रेट लगाएगा कि हमारे ये आर्टिकल 21 जो है छिना है। अब सुप्रीम कोर्ट एक आदेश भेजेगी जिसे परमादेश कहेंगे, कि हम परमादेश भेजते हैं, ये इसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। अब जिस जिसकी वजह से हनन हुआ है वो सब अपनी रिपोर्ट दो। फिर बके फिरेंगे ये अधिकारी, जिन वजह से नर्मदा नदी का पानी दूषित क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार अधिकारी था। ठीक है, तो ये एक ऐसा आदेश होता है जिसे कोई नहीं टाल सकता, चाहे प्रधानमंत्री के खिलाफ भी हो जाए ना ये परमादेश। हाँ, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ ये आदेश जारी नहीं होते, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये परमादेश हो जाएगा। बहुत पावरफुल आर्टिकल है ये, 5 रेट जो है ना बहुत पावरफुल है दोस्तों। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा हो जाएगा आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की दोस्तों शक्ति दी गई है। ठीक है, बताइए। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की, सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है आपके मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है। वही रिट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत हो जाएगा। 5 प्रकार की रिट है, कौन कौन सी है बोलते रहिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा। आसान क्वेश्चन है। तो संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा था, संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 को कहा था। किसको कहा था दोस्तों, आर्टिकल 32 को। तो आर्टिकल 32 स्वयं भी दोस्तों एक मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो भी आप यहां पर न्यायालय में जा सकते हो। ठीक है, न्यायालय में मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। आर्टिकल 32 के तहत, 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट इस मामले में थोड़ा सा पावरफुल है, क्योंकि वो मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों को भी आर्टिकल 226 के तहत सुन सकता है, पर आर्टिकल 32 के तहत मात्र मौलिक अधिकारों की सुनवाई होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन सबसे पहले किस मामले में किया गया था, शंकरी प्रसाद, चंपकम दोरेराजन, गोलकनाथ, या फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के संदर्भ में हो जाएगा। देखिए हुआ ये था, थोड़ा सा हम कहानी को शुरुआत में ले जाते हैं। अपना भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को दोस्तों क्या हो गया था, पूरी तरह बनके लागू हो गया। अपना भारतीय संविधान पूरी तरह बनके दोस्तों लागू कब हो गया था, देखो बन तो गया था 26 नवंबर को ही, पर 26 जनवरी को हमने लागू क्यों किया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं दोस्तों, पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है ये मना रहे हैं। चलिए, अब हमने भारतीय संविधान ने संपत्ति का अधिकार, बहुत कम देश दे पाते हैं ऐसा अधिकार, मौलिक अधिकार हमने दे तो दिया, पर जब पहली पंचवर्षीय योजना आई और साथ ही साथ सरकार को लगा कि जमीन को अधिग्रहण तो करना पड़ेगा, जमीन को अधिग्रहण जो है वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें जन कल्याणकारी कार्य करने हैं और जमींदारी उन्मूलन जो है
वो क्या कहते हैं, या वो भी चले थे दोस्तों, जमींदारों को कहा गया था, जैसे आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था कि बड़े बड़े जमींदार नॉर्मल सभी को जमीन दें, जिससे बराबर सभी पर जमीन का हक हो। परंतु जमीन संपत्ति का अधिकार भी है, और मौलिक अधिकार आर्टिकल 13 के तहत क्या कहे जाते हैं, शून्य नहीं कर सकती सरकार। ठीक है, 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में सरकार ने पहला संविधान में संशोधन किया। कब किया, 1951 में किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी। अब आर्टिकल 31 क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 दोस्तों क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार। उस समय क्या था, मौलिक अधिकार था, उस समय था, वर्तमान में नहीं है। ठीक है, इसी आर्टिकल 31 में जोड़ा गया 31A, क्या जोड़ा गया, 31A और 31B जोड़ा गया। इसी 31A में कहा गया कि देखो 5 आधारों पर कहा गया कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, और 31B में क्या कहा गया कि नवी अनुसूची में दोस्तों जो भी कानून जुड़ेगा उसकी न्यायालय समीक्षा ही नहीं करेगा। यहां पर तो 5 आधार थे, यहां सभी आधार जोड़ दिए गए कि सभी कानून जो भी नवी अनुसूची में होंगे न्यायालय उस चीज की समीक्षा नहीं करेगा। इसका मतलब यहां डीपीएसपी बहुत पावरफुल हो गए, मौलिक अधिकार कमजोर पड़ने लग गए। सरकार किसी भी तरह का कानून बनाएगी उसे सीधा नवी अनुसूची में डाल देना, तो ये पावरफुल हो गया सरकार के लिए, यानी न्यायालय उस चीज की समीक्षा नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, तो फिर उसके बाद एक केस आता है शंकरी प्रसाद। ठीक है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का केस आता है 1951 में। अब शंकरी प्रसाद जी की जमीन छीनी थी, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या किया जाए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, और ये भूमि अधिग्रहण बिल लाया, इसे नवी अनुसूची में डाल दिया। अब भूमि अधिग्रहण बिल से रिलेटेड जो है न्यायालय में जा ही नहीं सकते शंकरी प्रसाद, तो क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने पढ़ा अच्छे से आर्टिकल 13 को मैं पढ़ता हूं, और आर्टिकल 13 में कहा गया है 13 के 2 में कि राज्य यदि कोई ऐसा कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो शून्य होगा। तो शंकरी प्रसाद ने इसी कानून को ही चैलेंज कर दिया कि ये विधि बनाई कैसे, ये कानून जो है आपने बनाया ही कैसे, इसको चैलेंज कर दिया शंकरी प्रसाद ने। अब दोस्तों कानून ही चैलेंज हो गया, कानून ही चैलेंज हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आप कानून कह रहे हो ना, ये आर्टिकल 13 के 3 में इस कानून की थोड़ी परिभाषा है, ये तो सामान्य विधि वाले कानून की परिभाषा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी घुमा रहे हैं बातों को। यहां सरकार को मजबूत करने का प्रयास किया गया है, डीपीएसपी को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वाला कानून कोई दूसरा कानून है, हम नहीं जानते इस कानून के बारे में। वहां पे जो आर्टिकल 13 के 3 में लिखा है ना, वो सामान्य विधि है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तो संविधान संशोधन विधि से कानून बनाया है। तो ये वाला और वो वाला कानून अलग अलग है। अच्छा, शंकरी प्रसाद ने कही देखो, हाँ ठीक है तुम पावरफुल हो, रोटी हम भी खाते हैं, अब तुम कानून में ही घुमाओगे हमें, ठीक है चलो। फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का केस हुआ 1965 में। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात दोहराई, कहा कि जो ये कानून है ना संविधान संशोधन वाला, ये सामान्य विधि के कानून से अलग है। ठीक है, फिर गोलकनाथ बंधुओं का केस आया। पंजाब सरकार ने एक एक्ट लेके आया जिससे कहा कि जिन जिन के पास 500 एकड़ या उससे ज्यादा जमीन है वो हम रखेंगे और कुछ तुम्हें जमीन दे देंगे, और वो कानून जोड़ दिया सीधी नवी अनुसूची में। तो अब न्यायालय में समीक्षा नहीं कर सकते। तो फिर वही बात हुई, यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है इन्होंने अपने डिसीजन को चेंजेस किया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को चेंजेस करके, क्या ये कोई खेल चल रहा है क्या संविधान में, ये वाला कानून कानून नहीं है, ये वाला कानून कानून है। ये होता क्या है कि कानून ये वाला नहीं है, कानून कानून होता है, विधि विधि होती है, चाहे आप सामान्य तरीके से करो चाहे संविधान संशोधन के माध्यम से करो, ये दोनों विधियां एक ही है, और सरकार मौलिक अधिकारों में चेंजेस नहीं कर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सो ये गोलकनाथ बंधुओं के केस में 1967 में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि यदि तुम्हें ऐसे ही संविधान के साथ खिलवाड़ करनी है तो पहले ही कर लेते, एक काम करो दोबारा से संविधान सभा बिठाओ, हटाओ इस संविधान को, दोबारा बना दो संविधान। तो ऐसा हो गया था। अब उस समय थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी को आप जानते हो, इंदिरा गांधी जी का दिमाग समझ जाओ। फिर इंदिरा गांधी जी ने संविधान में संशोधन कर मारा 24वां, और इसके माध्यम से दोस्तों 13 का 4 जोड़ दिया। और 13 के 4 में क्या कहा, 13 के 4 में कहा कि जो
संविधान संशोधन विधि के तहत कानून बनेगा, यानी 368 के तहत, वो सामान्य विधि वाले कानून से मेल नहीं खाएगा, वो अलग ही कानून होगा। चलो अब तो संविधान में संशोधन करके ये बात जोड़ दी, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों, फिर 1971 में, हाँ, इंदिरा गांधी जी ने कही हो सकता है राष्ट्रपति अड़ंगा डाल दे, तो इसी संविधान संशोधन में कह दिया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन बिल पर साइन करने के लिए क्या है, बाध्यकारी है। अब फिर आया दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। इसमें याद रखना 11 जजेस की पीठ बैठी थी। अब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस में 13 जजेस की पीठ बैठी। अब सुप्रीम कोर्ट सुन रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आपने जो भी किया बढ़िया किया, हम ठीक है आप कोई भी भाग में चेंजेस कर सकते हो, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में चेंजेस नहीं कर सकते। अब ये आधारभूत ढांचा सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे अपने वादों के माध्यम से बताया, ये आधारभूत ढांचा है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, जैसे न्यायिक समीक्षा, ये सब आधारभूत ढांचा है। तो आधारभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट किस केस में आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में, और ये पृष्ठभूमि। अभी इंदिरा गांधी जी रुकती नहीं है दोस्तों, फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, ये जिस आर्टिकल के माध्यम से संशोधन करेंगे ना 368, उसी में 2 खंड जोड़ेगी, खंड 4 और 5, और कह दिया कि हम जब संविधान में संशोधन करेंगे उस विधि को न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते, यानी न्यायालय उस चीज की अब समीक्षा ही नहीं करेगा कि ये क्या खेल चल रहा है। सरकार कह रही है हम पावरफुल हैं, कुछ नहीं है मौलिक अधिकार। फिर एक मिनर्वा मिल्स का केस आता है, जिसमें सरकार जो मिल्स बंद हो चुकी है उनका राष्ट्रीयकरण अपने पास रख रही है, ये भी गलत है, उसको वही जोड़ दिया 9वीं अनुसूची में। तो मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई खेल चल रहा है क्या, ये खंड 4 और 5 को हटाया गया और न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक समीक्षा को आधारभूत ढांचे में ऐड किया गया, और साथ ही साथ क्लियर कह दिया गया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है इनके मध्य संतुलन बनना चाहिए, ये भी आधारभूत ढांचा है, ठीक है। तो ये पूरा केस हुए थे, बहुत खतरनाक न्यायालय के बहुत वाद हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़िए। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, चंपकम दोरेराजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में ये सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को पावरफुल बताने की कोशिश की थी, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है, कार्यपालिका, विधायिका, इनमें से कोई नहीं, न्यायपालिका शामिल नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों, ये जो मौलिक अधिकार आपको मिले राज्य के विरुद्ध मिले, ये आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और आपको जो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध मिले, यहां राज्य मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाला राज्य नहीं है। यहाँ राज्य मतलब आप समझ लो पूरा जो गवर्नमेंट तंत्र है ना, वो राज्य। जैसे राज्य की परिभाषा में यहाँ कार्यपालिका दे रखी है, संघ और राज्यों की, विधायिका दे रखी है, संघ और राज्यों की, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो राज्य है, गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड कोई चीज चल रही है वो भी राज्य है, नगर निकाय, पंचायतें, ये भी राज्य है, सब गवर्नमेंट चीज राज्य है। तो गवर्नमेंट आदमी आपके साथ गलत करे, मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो आप जो है ये राज्य के विरुद्ध चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12। आर्टिकल 36 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा वो होगी जो आर्टिकल 12 में दी गई, और आर्टिकल 152 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। पर यहां पर जो राज्य हैं वो हैं संघ के प्रांत, जैसे एमपी, यूपी, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपना भाग 1 पढ़ते हो आप, तो भाग 1, अब भाग 1 में आर्टिकल 1 पढ़ते हो, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो वहां पर वो राज्य प्रांतों की बात कर रहा है कि संघ की कुछ इकाइयां हैं, 28 इकाइयां हैं। तो ऐसे ध्यान रखना है, ये राज्य मतलब एमपी यूपी वाला मत समझ लेना आप। हालांकि एक सैद्धांतिक तौर पे राज्य की एक अलग ही परिभाषा होती है, क्या होती है, यानी यहां पर राज्य मतलब पूरा बात पता चल रही, जैसे भारत है, सैद्धांतिक रूप से राज्य यानी कोई भी देश जो है वो मान्यता लेना चाहता है, राज्य बनना चाहता है, तो उसकी कुछ कंडीशन है, एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए उसका, ठीक है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र होनी चाहिए, उसकी सरकार होनी चाहिए, और वो संप्रभु होनी चाहिए। ये एक राज्य बनने की कंडीशन भी है, ठीक है। तो ये अलग अलग राज्यों की परिभाषा अलग अलग तौर पे दे रखी है, जो कि मैंने आपको बताया भी है, समय समय पे एक एक चीज पढ़ाइए दोस्तों। आगे बढ़िए। हाँ, आर्टिकल 13 का 4 जो है
किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 24वां संविधान संशोधन 1971, 25वां, 26वां, 27वां, अभी अभी बताया था इंदिरा गांधी जी ने। आर्टिकल 368 के जो विधि है वो सामान्य विधि से मेल नहीं खाती है। ठीक है, तो ये 13 का 4 24वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से जोड़ा गया। कब? 24वां 1971। ऐसे लिंक से याद कर लो दोस्तों, इमरजेंसी लगी हुई है, भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, ठीक है, ये युद्ध के समय लगी थी इमरजेंसी, तो युद्ध से लिंक करो कि युद्ध हो रहा, और इंदिरा गांधी जी ने कहा कानून बहुत मजबूत है, तो 13 का 4 जोड़ दिया। राष्ट्रपति को कहा कि संविधान संशोधन बिल पे साइन करो। ठीक है, राजाओं को जो प्रीवी पर्स मिल रहे थे वो 1971 में 26वां संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किए गए थे। 25वें संविधान संशोधन 1971 में डीपीएसपी को बहुत पावरफुल बताने की कोशिश की है। 25वें संविधान संशोधन 1971 में मैंने बताया था, याद है, 31 का सी जोड़ दिया गया, और इसमें कहा गया कि राज्य जब 39 सी और 39 डी पे काम करेगी, सॉरी 39 बी और 39 सी पे काम करेगी, तो वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व, ठीक है, चीजों का जब विकेंद्रीकरण करेगी, तो जैसे आपके यहाँ कोई कोयले की खदान निकल जाए तो सरकार अपने अंडर कर सकती है, उचित मुआवजा दे देगी। तो अब आप कहोगे ये तो हमारी चीज है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, 25वां संविधान संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 31 सी में तो डीपीएसपी को बहुत पावरफुल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसका सही आंसर 24वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, असत्य कथन का चुनाव कीजिए। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में हुआ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में हुआ, केस गोलकनाथ बंधुओं का केस कब हुआ था? 1967 में हुआ था। कितने जजेस की पीठ बैठी थी? 11 जजेस की पीठ बैठी थी। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यहां पर दोस्तों मौलिक अधिकारों में जो संसद है वो चेंजेस नहीं कर सकती, राज्य चेंजेस नहीं कर सकता। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में 13 जजेस की पीठ बैठी थी, और एक आधारभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट दिया गया था। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना। मौलिक अधिकारों से संबंधित असत्य कथन का दोस्तों चुनाव कीजिए। आर्टिकल 14 के अनुसार कानून में समान संरक्षण की बात की गई है, बिल्कुल। आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। 14 से 19 तक समता के अधिकार का उल्लेख है, और 17 के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लेख है। तो 14 में विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण है। 13 जो है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, बिल्कुल। ठीक है, और 14 से 18 तक दोस्तों समानता का अधिकार है, ना कि 14 से 19 तक हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना 14 से लेके 18 तक दोस्तों आपको याद रखना है समता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण। 15 में 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। कौन कौन से? जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर है। 15 में भी दोस्तों 15 का 1 था। ठीक है, 15 के 2 में दोस्तों कहा गया, क्या कहा गया? 15 के 2 का भी ए है, 15 के 2 का भी बी है। 15 के ए में दुकान, सार्वजनिक होटल, शौचालय, इनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। किन आधारों पे? जो 5 आधार मैंने अभी बताए। 15 के बी में राज्य द्वारा निधि प्राप्त या अंशतः या पूर्णतः, कोई गांव में कुएं, तालाब, ये चीजें बनी है, यहां पर भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब यदि राज्य निधि नहीं दे रखी अपनी निजी संपत्ति पे किसने बनाया तो वो भेदभाव कर सकता है? बिल्कुल, उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, 15 के 3 में कहा गया कि राज्य जो है ये आपको ध्यान रखना है कि 15 के 3 में क्या कहा गया? राज्य जो है महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। वो भेद नहीं माना जाएगा कि लिंग के आधार पर, क्योंकि महिलाओं की शारीरिक बनावटी उसी आधार पर बनी है। 15 का 4 चंपकम दोहरे राजन केस के बाद सरकार ने जोड़ा पहले संविधान संशोधन के माध्यम से, और जिसमें कहा गया कि ये क्या कहते हैं, अपना जो पिछड़े हुए वर्ग है ना, SC ST, उनके लिए विशेष प्रावधान सरकार कर सकती है। ठीक है, शैक्षणिक संस्थाओं में या सामाजिक आधार पे, आर्थिक, ये क्या कहते हैं, शैक्षिक आधार पे जो पिछड़े हुए हैं उन आधार पे क्या कर सकती है? विशेष प्रावधान। 15 के 5 में निजी संस्थानों में भी आरक्षण दिया जा सकता है, याद रखना, शैक्षिक आधार, सामाजिक आधार पर। 15 के 6 जोड़ा गया 103वां संविधान संशोधन, ये जुड़ा 93वां, और ये जुड़ा पहला संविधान संशोधन। इसमें दोस्तों आर्थिक आधार पर
उनको आगे बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे हमने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेके आए थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो 15, फिर 16 सरकारी नौकरी के अवसर में समानता। 16 में 7 आधारों पर भेदभाव नहीं होंगे। कौन कौन से? जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान, ये 2 नए जुड़े हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा 16 में भी 16 का 1, 2, 3, 4, 4 का ए, ठीक है, 4 का बी, 5, 6 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि मैंने आपको बता रखे हैं। 17 छुआछूत का अंत। 17 क्या है दोस्तों? आत्यांतिक पूर्ण निषेध की बात करता है। 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो समानता में कौन से हैं? कानून की नजर में सब समान। ठीक है, इसके अलावा याद रखना दोस्तों, कानून की नजर में सब समान हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा लोक नियोजन के अवसर में समानता होगी, अवसर की समानता होगी। और 17 में छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत। आर्थिक समानता की यहां बात नहीं की गई है। हालांकि देखा जाए तो दोस्तों 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो 15 का 6 जोड़ा गया, उसमें कहा गया है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो वहां देखा जाए, इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, ये अभी आप हटाओ, ये वाला पॉइंट हटाओ, मैं चेक करूंगा इसको एक बार। हाँ, मद्रास राज्य बनाम दोरे राजन केस 1951 के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो आर्टिकल 15 को संशोधित किया गया। क्या कानून की नजर में सब समान है, इसको किया गया? नहीं। अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार? नहीं। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार? 19(1)(a) नहीं। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में चेंजेस किए गए और 15 का 4 जोड़ा गया था। याद है? हाँ, देखिए दोस्तों, हुआ ये था कि जो मद्रास है ना, मद्रास में ये चंपकम दोरे राजन नाम की एक ब्राह्मण महिला थी। उनका जो नंबर है वो SC ST से ज्यादा आए। अब उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज किया कि आर्टिकल 15 तो कहता है कि कानून की नजर में सब समान होंगे, यहाँ मेरे को ज्यादा नंबर है तो बराबर मेरे को मिलना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1951 में यह कहा कि बिल्कुल यहाँ पे मौलिक अधिकार सर्वोच्च है और ऐसा कानून नहीं माना जाएगा। फिर सरकार ने तर्क दिया, पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से 15 का 4 जोड़ा और कहा कि हम ये पहले से ही पिछड़े हुए हैं। आर्टिकल 15 समानता के अधिकार की बात करता है। क्या यह व्यक्ति पहले से समान है? सामाजिक आधार पे, शैक्षिक आधार पे क्या वो समान है? क्या उनको वो पढ़े लिखे हैं जितने इस वर्ग के लोग हैं? नहीं है। तो इस आधार पर, सामाजिक शैक्षिक आधार पर विशेष प्रावधान उनके लिए सरकार कर सकती है। तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है MPPSC के द्वारा कि चंपकम दोरे राजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने किसको प्रायोरिटी दी? मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता दी थी। ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हर चीज का। ठीक है, नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना ... के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। 14 कानून की नजर में सब समान। 19(1) का ए। ठीक है, और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और संविधान का अनुच्छेद 25 तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19(1) के ए के तहत जो है ये राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हो। हाँ, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? देखो दोस्तों, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) का ए बताया गया है और 19 के 2 के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किन किन आधारों पर? यदि भारत की संप्रभुता की बात है, लोक व्यवस्था खराब हो रही है, ठीक है, ये याद रखना, और न्यायपालिका का अपमान हो रहा है, और अवांछनीय आलोचना के आधार पर दोस्तों प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। किस आधार पर? अवांछनीय जो आलोचना है उस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। इतना बेसिक बेसिक सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़े दोस्तों, 2 सेकंड रुकना जरा।
ठीक है, तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, हमें आगे बढ़िए। तो देखो, इनके निर्बंधन भी क्वेश्चन अब आ सकते हैं। एमपीपीएससी यूपीएससी की तर्ज पर अब जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये याद रखना, अवांछनीय आलोचना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत कथन का दोस्तों चुनाव कीजिए। आर्टिकल 21 अपन को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 24 सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की बात करता है, ये गलत है। आर्टिकल 25 में स्पष्टीकरण में दिया गया है कि सिख जो है वो कृपाण धारण कर सकते हैं, और हिंदुओं से आशय है यहां पर सिख, बौद्ध और जैन हो जाएंगे। ठीक है, सिख, बौद्ध और जैन जो है ये हिंदुओं से आशय है। आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। और आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट दे रखी है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको छोड़ के ये सब सही है, यहाँ पे 25 हो जाएगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? फंडामेंटल राइट का संरक्षण कौन करेगा? राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका करेगी। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करेगी, आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट करेगी, और आर्टिकल 226 के तहत जो है ये हाई कोर्ट करेगी। ठीक है, 226 के तहत हाई कोर्ट करेगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा कहा? ये तो रिपीट हो गया। किसको कहा था दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? आधारभूत ढांचा या मूलभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट किस वाद में आया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में आए थे। कब हुआ था ये वाद? कब हुआ था? 1973 में डिसीजन आया। कितने जजेस की पीठ बैठी? 13 जजेस की पीठ बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था दोस्तों? क्या कहा था कि संविधान के किसी भी भाग में, चलो ठीक है सरकार चेंजेस कर सकती है, पर आधारभूत ढांचे में चेंजेस नहीं कर सकती। तो आधारभूत ढांचे मूल संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में आया। अभी तक सबसे ज्यादा जजेस की पीठ, 13 जजेस की पीठ इसी केस में बैठी है। ठीक है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों से संबंधित असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा है दोस्तों? एक कानूनी अधिकार है। मूल संविधान में कैसा था? एक मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है इसे मौलिक अधिकारों को हटा के भाग 12 आर्टिकल 301 के तहत जो है एक नॉर्मल कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद हैं, बिल्कुल, 23 और 24 से। 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम पर प्रतिषेध है, जबकि 24 क्या कहता है कि छोटे बच्चों से ऐसे काम नहीं करवाए जाएंगे जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुके। छोटे बच्चे मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों से। कौन से काम? जैसे खानों में, खदानों में, कारखानों में, और जहां जोखिमपूर्ण काम है जैसे वेल्डिंग की दुकान में नहीं करवाए जाएंगे। ठीक है, और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है कि नहीं? नहीं है, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 19 भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, मतलब ये वाली बात भी सही है। तो ये वाला गलत है। समझ में आ गया? देखिए, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जैसे 15, 16, 19, 29 और 30। लिंक के माध्यम से याद करो, 15, 16, 19, 29 और 30 की बातें जानो, जिससे कॉन्सेप्चुअली भी मजबूत रहे, फैक्चुअली भी। निगेटिव मार्किंग अब शुरू हो चुकी है, तो अच्छे से अपने दिमाग में चीजों को बिठा लो कि मुझे एक एक चीज को सही एक्यूरेसी के साथ याद करना है। ठीक है, हाँ, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकारों को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया है? अभी रिपीट हो गया। पहले तो शुरुआत में तो मौलिक अधिकार था, परंतु 1978 के बाद एक कानूनी अधिकार बन गया। कौन से भाग में? भाग 12 आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये चीजें, किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता या व्यापकता की घोषणा की है? तो याद है दोस्तों, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरेराजन केस हो जाएगा 1951 में। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? शिक्षा के अधिकार को, तो शिक्षा के अधिकार को याद रखना 86वां संविधान संशोधन यानी 86। देखिए हुआ ये, ठीक है, हुआ ये था। पहले तो देखिए आर्टिकल 21 आपको क्या कहता है। आर्टिकल 21 कहता है दोस्तों, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी सम्मान पूर्वक आप जी सकते हो। ठीक है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आर्टिकल 21 बात करता है। अब हुआ ये कि 1992 में एक केस हुआ था दोस्तों कर्नाटक में, मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य केस। अब मोहिनी जैन यूपी की थी, वो एमबीबीएस की डिग्री करने वहां पर गई थी। तो जब मोहिनी जैन एमबीबीएस की डिग्री करने गई तो वहां से वो उस राज्य की मूल निवासी नहीं थी, तो इस आधार पर उनसे अच्छी खासी रकम मांगी गई। अब इतनी रकम इनके पास थी नहीं, इतनी रकम इनके पास नहीं थी, तो ये पहुंच गई दोस्तों कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो ये शिक्षा है ना, ये आपका जीवन का आधार है। शिक्षा जो है ना, ये जीवन का आधार और इसे मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा नहीं मिली तो जीवन व्यर्थ है। पेडागोजी में क्लियर लिखा भी है, शिक्षा ही जीवन है। जब शिक्षा ही नहीं मिली तो दोस्तों क्या है? जीवन, जीवन पूरी तरह व्यर्थ है। अब जीवन ही पूरी तरह व्यर्थ है तो फिर जीने का क्या मतलब है? तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों मोहिनी जैन के केस में क्या कहा था कि ठीक है, शिक्षा जीवन का एक मूलभूत अधिकार होना चाहिए। अब दूसरा केस हुआ उन्नी कृष्णन। तो अभी सभी स्कूल वाले लोग पहुंच गए, कॉलेजेस वाले लोग पहुंच गए, कि कॉलेजेस वाले स्कूल वाले सब पहुंच गए कि शिक्षा तो तुम दे दोगे, ठीक है। तो उन्नी कृष्णन केस 1993 में सभी ने कहा कि हम इतने आर्थिक रूप से थोड़ी मजबूत हैं जो कॉलेजेस में एमबीबीएस की डिग्रियां करवाएं, वो भी बहुत कम पैसे में। तो उन्नी कृष्णन में सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो ठीक है, चलो ठीक है, पर कम से कम 14 साल से कम उम्र के बच्चों को तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा दो। हाँ, ऊपर की शिक्षा के लिए खर्चा बहुत होता है, तो राज्य भी आर्थिक रूप से जब मजबूत होगा तो उस अनुसार चीजों को कर देगा। तो इन दो केस के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 86वां संविधान में संशोधन किया। कब? सन 2002 में। और इस 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 21 में ही 21A जोड़ा गया और कहा गया कि ये अब 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षित होना उनका मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 21 में क्यों जुड़ा? क्योंकि शिक्षा जीवन है, शिक्षा खत्म जीवन खत्म। ठीक है, तो आर्टिकल 21A में इसीलिए जोड़ दिया गया था। आर्टिकल 21A में चेंजेस हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी चेंजेस हुआ। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी यही जुड़ी भाग 4A के 51A में। और डीपीएसपी में भी चेंजेस हुआ, आर्टिकल 45 में भी चेंजेस किए गए कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के शिक्षा पालन पोषण राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य ने आंगनबाड़ी खोली। ठीक है, तो आर्टिकल 21 से समझ में आ गया क्यों जुड़ा, किस केस के पृष्ठभूमि याद रखना। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में 86वां संविधान संशोधन 2002। देखो कोई भी संविधान संशोधन दोस्तों याद करो तो पहले बेस बना लो, 42वां बेस बना लो कि अच्छा 42 नंबर का 1976 में हुआ, इसका मतलब 1976 से पहले 42 से पहले क्या होंगे? 52वां 1985 में हुआ, इसका मतलब 1985 में 52 नंबर का हो गया, इसका मतलब 1985 के बाद के जो होंगे वो 52 के बाद के होंगे। समझ रहे हो? 1985 ईयर है, 52 नंबर है। 92वां मान लो 2003 में हुआ, इसका मतलब 93वां 2005 में हुआ था, 97वां 2011 में हुआ था, 101वां 2016 में हुआ था, 103वां 2019 में हुआ और 106वां आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। 86वां संविधान में संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द जो है ये किसने कहे थे? कि एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हो। ये देखो, उस क्षण के रूप में मत देखो।
ठीक है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मौलिक अधिकारों से रिलेटेड ये वाली बात जो है ये कही थी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ये अस्पृश्यता को समाप्त करने की कोशिश करता है? अस्पृश्यता, छुआछूत, आर्टिकल 17 हो जाएगा। अनुच्छेद 17 के अनुसार दोस्तों ये जो छुआछूत है ये पूर्ण निषेध है, आत्यंतिक अधिकार है। इसमें राज्य ये नहीं कह सकता इमरजेंसी लगी या कानून बना के ये नहीं कह सकता है कि हम जो है इसकी कम कर देंगे, कुछ छुआछूत चलने देंगे, नहीं, पूरी तरह निषेध होगा। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 17 और 35 का यूज करते हुए संसद ने इनसे रिलेटेड कानून बनाए, जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, SC/ST एक्ट 1989 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जो है ये जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। और ऐसा निषेध कैसा है? पूर्ण निषेध है, आंशिक है, युक्ति युक्त है या नैतिक निषेध है? यही तो क्वेश्चन पूछा गया। तो ये पूरी तरह निषेध है, आत्यंतिक हो जाएगा। ठीक है, युक्ति युक्त नहीं है, पूरी तरह निषेध है। सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता राज्य की कह देगी नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा तो कर लेने दो इनको, नहीं। राज्य ये नहीं कह सकता अरे चलो इमरजेंसी लगी है तो इनको कर लेने दो, नहीं। ठीक है, तो ये पूर्ण निषेध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा आर्टिकल जुड़ा था? 15 का 4, जिसमें सामाजिक शैक्षणिक आधार पर जो है पिछड़े हुए वर्ग हैं SC/ST उनके लिए विशेष प्रावधान सरकार करेगी। तो 15 का 4 जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से दोस्तों गलत कथन का आपको चुनाव करना है। अनुच्छेद 15 सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। 16 के अनुसार लोक नियोजन के अवसर में 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 के 4 का A 77वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और 340 के तहत राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगा। देखिए, आर्टिकल 15 जो है ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। नागरिक मतलब यहां पर भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो ये गलत हो जाएगा। 16 के अनुसार लोक नियोजन सरकारी नौकरी के अवसरों में 7 आधारों पर भेदभाव नहीं होंगे। कौन कौन से? जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, ये तो 5 आधार 15 में भी थे, यहां पर भी होंगे। और 2 और जुड़ गए, उद्भव और निवास स्थान। उद्भव और निवास स्थान 7 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। क्या उसके अलावा और आधारों पर भेदभाव हो सकता है? भाषा के आधार पर बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। 16 का 4 का A जो है 77वां संविधान संशोधन 1995 के माध्यम से जोड़ा गया, जिसमें पिछड़े वर्ग SC/ST के लिए, SC/ST की बात हो रही है यहाँ प्रमोशन में आरक्षण की बात की गई। ठीक है, क्योंकि इंदिरा साहनी केस 1992 में प्रमोशन में आरक्षण को रोका गया था। ठीक है, ध्यान रखना। और आर्टिकल 340, अब ये पिछड़े वर्ग होंगे कौन? तो आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति जो है एक आयोग का गठन बना सकेगा और वही बताएगा कि ये पिछड़े वर्ग कौन होंगे समय समय पे। जैसे 1953 में काका कालेलकर आयोग बना, 1979 में आपको ध्यान रखना है मंडल आयोग बना था। ठीक है, और मंडल आयोग ने कितनी 3000 से कुछ 3700 के आसपास जो जातियां थी उनको अन्य पिछड़ा वर्ग माना और इनको 27% आरक्षण देने की बात की गई। फिर आगे VP सिंह की सरकार ने 1990 के आसपास 27% आरक्षण दिया। फिर इंदिरा साहनी केस हुआ 1992 में, कहा कि आप ये जातियों को दे तो रहे हो पर इस जाति में भी तो गरीब अमीर होंगे ना, तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो आया था। इसलिए अब यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में आते हो तो आपको 2 ऑप्शन रहते हैं फॉर्म भरते हो कि आप OBC में क्रीमी लेयर क्रीम वाले हो या बिना क्रीम वाले। तो बिना क्रीम वालों को आरक्षण मिलेगा, क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन प्रधानमंत्री के समय में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था? राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी या VP सिंह? तो VP सिंह के समय में याद रखना OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया गया, तभी तो फिर इंदिरा साहनी केस आया था। हाँ, गलत कथन का दोस्तों निम्नलिखित में से गलत कथन का आपको चुनाव करना है। 19(1) के A के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बिल्कुल। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा वर्तमान में कानूनी अधिकार बना दिया गया, बिल्कुल सही है।
आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। ये बात 42वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ी गई नहीं। आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है, ये बात 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ी गई थी। और आर्टिकल 20 सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, हाँ। 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो 20 सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, ठीक है। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 से संबंधित प्रमुख वाद कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट के कौन से वाद हैं जो आर्टिकल 21 से यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दो वाद है दोस्तों, एक तो ए.के. गोपालन केस 1950 और दूसरा मेनका गांधी केस 1978। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या था, यदि आप आर्टिकल 22 पढ़ोगे, आर्टिकल 22 में दोस्तों कहा गया है कि निवारक निरोध का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि निवारक निरोध के आधार पर किसी व्यक्ति को उसने कोई जुर्म नहीं किया है उस आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता, हो सकता है जुर्म करने वाला हो, ठीक है। तो इसी आधार पर एक कम्युनिस्ट नेता थे गोपालन को गिरफ्तार किया गया। अब गोपालन को गिरफ्तार किया गया तो गोपालन ने पूछा कि मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? यहां तो मेरा आर्टिकल 21 जो है वो छिन रहा है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, हो सकता है मुझे मार दे, सम्मान पूर्वक जीवन नहीं जीने दे रहे, ये मेरा आर्टिकल छिन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये डिसीजन दिया था कि हाँ बिल्कुल आपका आर्टिकल 21 छिन रहा है तो छिन रहा है। सरकार के पास ये पावर है, सरकार के पास क्या है, ये पावर है कि सरकार जो है आपका ये वाला मौलिक अधिकार छीन सकती है, ठीक है। याद रखना, कानून बनाकर। तो इतना समझ में आया। 1950 में बहुत निश्चित तौर पे मतलब बहुत कम पावरफुल था आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, परंतु जब मेनका गांधी क्या हो रहा था दोस्तों, उस समय विदेश जा रही थी तो पासपोर्ट ऑफिस से खबर आती है कि आपका वीजा जो है ये रोक दिया जाता है। अब मेनका गांधी का दिमाग खराब, उनका वकील पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिसीजन देती है और आर्टिकल 21 को बहुत व्यापक तरीके से और बढ़ाती है और कहती है कि सम्मान पूर्वक जीवन जीना आपका आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है, विदेश जाना भी आपका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत विदेश जाने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता है। और सरकार जो है चाहे विधायिका, ठीक है, मतलब संसद या फिर दोस्तों कार्यपालिका के माध्यम से कोई भी कानून बनाए, यदि उसके मौलिक अधिकार ये हनन हो रहा है तो कानून भी ऐसा होना चाहिए उस व्यक्ति के अनुसार, यानी उचित तरीके का कानून होना चाहिए। कुछ भी कानून बना दो ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये प्रमुख वाद हुए थे आर्टिकल 21 से रिलेटेड। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। निवारक निरोध जो है ये संवर्ती सूची का विषय है। देखिए अनुसूची नंबर 7 या आर्टिकल 246 आप पढ़ोगे तो उसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची दे रखी है, संवर्ती सूची दे रखी है। तो ये जो ये क्या कहते हैं निवारक निरोध है ना, जिसमें शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ये संवर्ती सूची का विषय। केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है और केंद्र सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए, जैसे पीडीए, जैसे मीसा कानून बनाया था 1971 में इंदिरा गांधी ने, जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग इमरजेंसी के समय में हुआ था। जैसे टाडा कानून बना था 1985 में, संजय दत्त गिरफ्तार इसी टाडा कानून के तहत हुए। इसके अलावा पोटा बना था 2001-2 में। इसके अलावा रासुका जो वर्तमान में चल रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में बना था। इसके अलावा यूएपीए कानून भी 1967 में बन गया, जिसमें समय समय पे संशोधनों के बहुत मजबूत बन गए। तो ये निवारक निरोध है। देखो आर्टिकल 22 आप पढ़ोगे ना, तो इस आर्टिकल 22 में 22 के सब क्लॉज 1 से लेके सब क्लॉज 7 हैं। ये जो 22 का सब क्लॉज 1 और 22 का सब क्लॉज 2 जो है ये आपको संरक्षण देता है सामान्य विधि, ठीक है, सामान्य दंड के तौर पे। यानी आपने नॉर्मल कोई दंड कर दिया तो 22 के 1 में कहा गया कि आप पुलिस से कारण पूछ सकते हो, पसंद का वकील कर सकते हो। 22 के 2 में कहा गया है, 22 के 2 में कहा गया है कि आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने उपस्थित करवाया जाएगा। परंतु जो 22 का 3 है ना, उसमें कहा गया कि ये दोनों चीजें उसको नहीं मिलेगी जो वर्तमान में कोई शत्रु देश का व्यक्ति है या फिर जिसे निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया।
निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया। और फिर 22 के 3 से 22 के 7 तक निवारक निरोध के बारे में डिटेल में बताया गया है। ठीक है, डिटेल में बताया गया है। तो ये बेसिक आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो वापस आ जाइए अपने एनएसए 1980 में आया था। निवारक निरोध के तहत व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश कराना नहीं, 3 महीने तक रख सकते हैं। आपको पता है जब जम्मू कश्मीर में ये हटी थी धारा 370 तो नजरबंद किया था। ठीक है, इन्हीं कानूनों के तहत, निवारक निरोध के तहत, रासुका के तहत, कि चुपचाप घर में बैठे रहो, नजरबंद हो, कहीं किसी को कुछ नहीं पता कहाँ हो, ना किसी मतलब बाहरी दुनिया से आपको पता है, सब मोबाइल सब छीन लिया जाएगा। बहुत खतरनाक कानून है ये निवारक निरोध। हालांकि इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ है। बनाया सदुपयोग के लिए था कि कोई भारत के राष्ट्र के लिए खतरा हो या फिर कोई शत्रु देश का नागरिक आ जाए, टेररिस्ट गतिविधियां हो जाए, तो उसके लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना। और यूएपीए कानून में 2019 में चेंजेस किया गया। और चेंजेस करके पता है दोस्तों क्या कर दिया गया? यूएपीए कानून में चेंजेस करके अब टेररिस्ट पूरा संगठन होता था, अब कह दिया कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति भी टेररिस्ट हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। और आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध की बात करता है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न मौलिक अधिकारों में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ए और बी। 15 समझ गए ना दोस्तों? जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, केवल भारतीय नागरिकों। क्या विदेशी को हो सकता है? हाँ। 16 सरकारी नौकरी के अवसर में सभी को समानता है, केवल भारतीय नागरिकों को। 19 बोलने की आजादी, सभा, संघ, घूमने की, रहने की, व्यापार करने की, केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। 29 आप अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बता सकते हो, केवल भारतीय नागरिक, ऐसा नहीं विदेशी आके बसा रहे हैं। 30 शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से है, अपनी मर्जी का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं जो भारत में अल्पसंख्यक, ऐसा नहीं विदेशी आके खोलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और इसी के तहत दोस्तों ये अपने मौलिक अधिकार जो है ये समाप्त होते हैं। और मैं आशा कर रहा हूं कि आपको एक एक चीज डिटेल में मैंने पढ़ाई है वहां भी याद हुई होगी और यहाँ अच्छे से क्वेश्चन जो है ये आपको समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में डीपीएसपी के तहत। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये आपके लास्ट में पूरे अच्छे से आंसर दे रखे हैं, आराम से उनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।